बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 18 का ये जो लेक्चर नंबर है वो 4 है। अब ये टॉपिक हमारे बुक के अंदर बेशक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक पढ़े बगैर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर है उसको कवर हम सही नमूने से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज होते हैं वो इस टॉपिक में से आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्सेस का बुनियाद है। इसी वजह से चाहे ये टॉपिक हमारे बुक में नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे आगे आने वाले वो फार्मूलाज जो इस बुक के अंदर हैं उनको इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से हम इस फार्मूले को या इस टॉपिक को यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि भाई जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की तो बात बाद में आए ना, जब हम पहले एक छोटी सी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, फिर हम देखें कि उस चार्ज के ऊपर क्या असर करता है। फिर जो चार्ज के ऊपर असर पड़ेगा वो जाहिरी बात है करंट के ऊपर भी असर पड़ेगा। फिर जब करंट के ऊपर असर पड़ेगा तो करंट मूव करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फिर मूवमेंट की वजह से यानी टार्क आएगी, फिर टार्क के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि हम पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्या लगेगी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई टार्क जिस कंडक्टर को हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर जो है वो कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। तो ये सब चीजें हम 3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उन 3 लेक्चर्स में जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, सिर्फ वो एक इंक्लूड है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, बाकी 4 और 6 इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं ये चीज आपको कह सकता हूं कि एंट्री टेस्ट के अंदर और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर अगर आप ये 2 टॉपिक्स नहीं समझते तो आपको मसले आ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और छोटे छोटे एमसीक्यूज इन टॉपिक्स में से निकल जाते हैं। बहरहाल हम आते हैं अब इस टॉपिक की तरफ, जिसमें हम ये बयान कर रहे हैं कि एक चार्ज को, एक छोटी सी चार्ज को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में से हम एक चार्ज को गुजारना चाहते हैं और उस चार्ज को वेलोसिटी v है। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर एक किस्म का फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो आप यहां समझेंगे। यहां पर हमने लिखा कि व्हेन अ चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड पासिस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड b, तो फिर उस चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस होगा मैग्नेटिक फोर्स F। अब वो मैग्नेटिक फोर्स जो तब प्रोड्यूस हो रहा है जब चार्ज आपकी v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है, वो फोर्स डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर ये है कि चार्ज जिस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ताकत कितनी है। छोटे मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड है या बहुत बड़े ताकतवर मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज्यादा अमाउंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का, उतना इस चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। यानी कि बी के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि भाई ये जो चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है उस चार्ज का मिकदार क्या है। अगरचे ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर तो छोटा इलेक्ट्रॉन है, छोटी चार्ज है, फिर उसके ऊपर फोर्स थोड़ी लगेगी। अगरचे ये चार्ज 100 कूलम है, 200 कूलम है, 300 कूलम है, यानी चार्ज का मिकदार बड़ा है, तो वो चार्ज जब बड़े मिकदार वाली इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगी तो जितना बड़ा मिकदार होगा इस चार्ज का, उतनी उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ज्यादा होगी। ये 2 फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या है। यानी जब चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है, अगरचे वो स्लो मूव हो रही है तो फिर तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कम लगेगी। अगर ये वेलोसिटी वहां तेज मूव कर रही है, फिर इस तेज मूव करने की वजह से, वेलोसिटी तेज होने की वजह से इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि इस चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां हो गए 3 फैक्टर्स। एक फैक्टर
कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, दूसरी जो चार्ज गुजर रही है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तीसरा चार्ज जिस वेलोसिटी के साथ जा रही है उस वेलोसिटी का मिकदार कितना है। अब इन तीनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई फोर्स आपकी बराबर होती है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी और वेलोसिटी v ऑफ द चार्ज कितनी होगी। इन तीनों चीजों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन चुका है जिसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। मगर यहाँ पर एक और चीज भी आप समझ लें, यहाँ पर ये है कि भाई ये जो चार्ज है, चार्ज एक किस्म का स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन होता है, ये भी वेक्टर है। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके दरमियान जो साइन आती है वो साइन होती है क्रॉस की। यहाँ ये स्केलर है तो इनके बीच में डॉट और इनके बीच में क्रॉस। तो अब ये चीजें अलग हैं और ये चीजें अलग हैं तो मल्टीप्लाई में, लेकिन फिर भी अगर हम इनको थोड़ा स्पेशलाइज करना चाहेंगे तो फिर हम इनको क्या कर देंगे, हम इनको कुछ ऐसे लिख लेंगे F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फार्मूला है जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स आपकी ये वाली है और उसका फार्मूला ये है। अब यहां पर एक और चीज भी समझे, जब ये आपकी चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक किस्म की एंगल बन रही है। आप इसको यहां भी बेशक समझ लें, ये आपकी चार्ज गुजर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और इस चार्ज की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब इन दोनों के दरमियान एक एंगल बनेगी, वो एंगल कुछ भी बन सकती है। यहां पर अगर 90 डिग्री बनी है तो यहां पर वो 0 डिग्री बनेगी, मगर एंगल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और उस वेलोसिटी के दरमियान बनेगी। जब एंगल बनती है और एंगल किसी वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान बनती है तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम इस्तेमाल करते हैं 90% हम साइन थीटा को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं कि भाई if direction of velocity makes some angle with the direction of magnetic field, तो वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा इस्तेमाल किया। अब इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिखेंगे जब हमें एंगल्स मिली हुई होंगी। जब हमने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना होगा तो यह फार्मूला, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शंस या एंगल्स मिली हो तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम चलते हैं कि भाई ये जो फोर्स है ये जब इसमें से गुजरेगी चार्ज, ये फोर्स कब ज्यादा से ज्यादा होगी, कब कम से कम होगी। क्या चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जाए तो उसके ऊपर फोर्स तब ज्यादा लगेगी, या उसके ऊपर फोर्स तब ज्यादा लगेगी जब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और चार्ज का डायरेक्शन उधर हो, यानी आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इस चीज को समझने के लिए आप यहां पर आए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा या एंगल 0 डिग्री होगी वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो वहां पर उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यहां पर इन दो तरफों से दो मैग्नेट्स पड़े हों और वो दो मैग्नेट्स कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनकी मकनातीसियत कितनी ही तेज क्यों ना हो, अगर चार्ज उनकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगी तो उस चार्ज के ऊपर बिल्कुल जीरो फोर्स लगेगी, यानी फोर्स लगेगी ही नहीं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी मिनिमम से मिनिमम फोर्स तब होगी जब वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो। अब यहाँ पर इसी चीज को हम एक्सप्रेशन में भी देखते हैं। ये हमने फार्मूला उठाया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसके अंदर हमें मालूम है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री है क्योंकि ये पैरेलल में है इसके साथ। अब ये एमसीक्यूज भी बनते हैं कि भाई जब पैरेलल हो तो उसके ऊपर क्या फोर्स ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। तो यहाँ आपने देख लिया कि जब पैरेलल है तो 0 डिग्री बनती है और जब 0 डिग्री बनती है तो उस टाइम आपने देखा कि अब ये हो गया साइन 0
और साइन जीरो का वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर देखेंगे क्वांटिटीज के अंदर, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो जीरो जब आपका इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो जीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा जीरो। तो इस हिसाब से आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स अब आई वो आ चुकी है जीरो। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स जो आएगी वो कब आएगी। मैक्सिमम फोर्स आपकी तब बनती है जब आपके पास वेलोसिटी के दरमियान, यानी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। तो उस टाइम जो चार्ज है या जो वो उसमें से गुजर रही है वो एक्सपीरियंस करेगी मैक्सिमम फोर्स। और वो जो मैक्सिमम फोर्स है उस टाइम जब आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ और चार्ज का डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रही है वो एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और जो थीटा आपके पास है वो बराबर है 90 डिग्री के। आपने जब पुट किया इस थीटा की जगह 90 डिग्री, तो अब आपके पास आ गया साइन 90, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1। आप कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर के अंदर। अब जब हमने इस साइन 90 की जगह 1 लिखा और 1 जब मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू लौट के वापस आ गया, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू का वैल्यू अगर 5 हो, इसका वैल्यू 5 हो, इसका वैल्यू 5 हो, तो ये सारे आपस में जो है वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो होगी उस टाइम जिस टाइम जो आपकी जो एंगल हो वो हो 90 डिग्री। अब यहां पर आप देखें आपका ये जो टॉपिक है वो हो चुका पूरा। अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लेना चाहें तो आप ये फार्मूला यहां से लेंगे। भाई F इज इक्वल टू क्यू वी बी है, आपको चाहिए किसका फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का बी का, तो आपने लिखा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और आपको चाहिए फार्मूला या वैल्यू बी का। इसी वजह से ये जो v और q है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के इस साइड आ गए तो वो हो गए डिवाइड के, तो ये हो गया F अपॉन क्यू वी इज इक्वल टू बी। तो अब आपके पास ये फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल एफ अपॉन क्यू वी। अब इसी फार्मूले में से आप मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी निकाल सकते हैं। आपने क्या किया कि भाई फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर पर सेकंड ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसी यूनिट के बराबर जो यूनिट है वो है टेस्ला। या आप ये वैल्यू लिखें या आप ये यूनिट लिखें, दोनों बराबर हैं, और टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब ये चार्ज आ जाएगी करंट के अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो वो प्रोड्यूस करेगा करंट, तो वो हो जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो हम बाद वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं।